नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस को मिले नए अध्यक्ष की, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल की हुंकार की, जानेंगे बिल्किस बानो के गुनाहगारों को रिहा कर कैसे फंसी गुजरात सरकार, अपने बयान पर कैसे घिर गए पीएम मोदी, बात करेंगे ज्ञानवापी विवाद में हाई कोर्ट से सरकार को लगी फटकार की, हिमाचल चुनाव के लिए सूची जारी कर फंसी बीजेपी की, और बुलेटिन के आखिर में बात डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में केजरीवाल कैबिनेट का होगा विस्तार, राजकुमार आनंद को कैबिनेट में शामिल करेंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। नए मंत्री के शपथ के लिए दिल्ली के सीएम ने एलजी को लिखा पत्र। इलाहाबाद में संगम में विसर्जित की गई मुलायम सिंह की अस्थियां, कार्यक्रम में अखिलेश यादव के साथ सपा के कई विधायक और सांसद भी पहुंचे। हिमाचल में बीजेपी में बगावत, पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने दिया पार्टी से इस्तीफा। शिमला में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी। कांगड़ा में पार्टी नेता रमेश धवाला ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। शेयर बाजार में रही तेजी, सेंसेक्स 147 अंकों की तेजी के साथ 59,107 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 25 अंकों की तेजी के साथ 17,512 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस में 22 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसके नतीजे आज आ गए। और खास बात यह रही कि 24 साल बाद ऐसा हुआ है जब कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के हाथ से निकलकर किसी और के हाथ में गई है। और कांग्रेस के इस फैसले को बीजेपी के लिए करारा जवाब माना जा रहा है। तो कौन बना अध्यक्ष और कितने अंतर से जीत की हासिल, देखिए रिपोर्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उनको 7,897 वोट मिले हैं, जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट मिले हैं। थरूर ने भी खड़गे की जीत पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि मित्रों, कांग्रेस का अध्यक्ष बनना बहुत सम्मान और जिम्मेदारी की बात है। इस कार्य में खड़गे जी की सफलता की कामना करता हूं। 1,072 सहयोगियों का समर्थन प्राप्त करना एवं भारत भर में कांग्रेस के इतने शुभचिंतकों की आशाओं व आकांक्षाओं को आगे बढ़ाना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बड़ा बयान दिया है। आंध्र प्रदेश में यात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए राहुल ने कहा कि मैं अपनी और ना ही कांग्रेस के अध्यक्ष की भूमिका के बारे में कुछ कह सकता हूं। वह काम खड़गे साहब का है। मेरी भूमिका क्या होगी वो नए अध्यक्ष तय करेंगे। कांग्रेस के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए खड़गे को फिलहाल बधाई देने वालों का तांता लग गया है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने पर श्री खड़गे जी को हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि राजनीतिक जीवन का आपका जमीनी अनुभव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को मजबूती देगा। आपके नेतृत्व में संविधान व लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस संघर्ष जारी रखेगी। सोनिया गांधी ने नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचकर उन्हें जीत की बधाई दी। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी सोनिया गांधी के साथ खड़गे से मिलने पहुंची। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे शशि थरूर को 1,072 वोट मिले। वहीं 416 वोट अमान्य हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को हुई वोटिंग में कुल 9,385 डेलीगेट्स ने वोट डाले थे। कांग्रेस को 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिला है। इससे पहले सीताराम केसरी गैर गांधी अध्यक्ष थे। मल्लिकार्जुन खड़गे से कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। देखना होगा कि वो इन उम्मीदों पर खरे उतर पाते हैं या नहीं। वैसे इस वक्त कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए मेहनत कर रही है, और इसी मजबूती के लिए पार्टी भारत जोड़ो यात्रा भी निकाल रही है। कांग्रेस को अपनी इस यात्रा से काफी उम्मीदें हैं और पार्टी को सफलता मिलती भी दिख रही है। इस सफलता की वजह है राहुल का जनता से सीधा संपर्क और बीजेपी पर वार। तो अब बीजेपी पर बरसते हुए क्या बोले राहुल गांधी, देखिए रिपोर्ट में। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय आंध्र प्रदेश में, और यहाँ भी कांग्रेस को उतना ही प्यार और सम्मान मिल रहा है जितना दूसरे राज्यों में मिला था। यहाँ भी यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया, जिससे यात्रियों का उत्साह दुगना है। वहीं आज एक बार फिर राहुल गांधी ने बीजेपी और संघ पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे आड़े हाथों ले लिया। दरअसल यात्रा के 42वें दिन राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी को निशाने पर लिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का जिक्र भी किया। राहुल ने कहा, कांग्रेस अकेली पार्टी है जहां चुनाव होते हैं। भाजपा से इस बारे में कोई सवाल क्यों नहीं पूछता है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भाजपा पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है और कांग्रेस इससे मुकाबला कर रही है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने बीजेपी पर नफरत फैलाने के आरोप लगाए हों।
आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में दूसरे दिन यात्रा की शुरुआत की। वहीं आंध्र प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश में अमरावती के किसानों से बातचीत की। इन किसानों ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के विकास के लिए अपनी जमीन छोड़ दी थी। राहुल गांधी ने पोलावरम बहुउद्देश्य परियोजना से विस्थापित हुए परिवारों से भी मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की थी। आपको बता दें कि ये यात्रा 21 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश में जारी रहेगी। उसके बाद एक बार फिर यात्रा तेलंगाना के रास्ते कर्नाटक में प्रवेश करेगी। राहुल ने कहा कि कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिसमें अध्यक्ष चुनाव होता है। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। वैसे बीजेपी पर आरोप लगना कोई नई बात तो नहीं है। विपक्ष अक्सर ही बीजेपी सरकार पर उसके फैसलों को लेकर हमलावर रहता है और अब अपने एक और फैसले पर गुजरात सरकार घिर गई है। बिल्किस बानो के गुनाहगारों की समय से पहले रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसकी अगली सुनवाई 29 नवंबर को होनी है। इस बीच गुजरात सरकार की तरफ से कोर्ट में दाखिल हलफनामे में यह खुलासा हुआ है कि पैरोल पर छूटे मितेश भट्ट ने जून 2020 में एक और महिला से रेप की कोशिश की थी, जिसकी एफआईआर रणधिकपुर थाने में दर्ज है। इतना ही नहीं, कुछ आरोपियों ने पैरोल पर आने के बाद गवाहों को धमकाया भी था। खबरों के मुताबिक दस्तावेजों में यह भी बताया गया है कि 4 चश्मदीद गवाहों ने पैरोल पर आए दोषियों के खिलाफ अलग अलग थानों में शिकायत दर्ज कराई थी। 57 साल से मितेश भट्ट पर 19 जून 2020 को रणधिकपुर पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 354, 504, 506 2 के तहत मामला दर्ज था। मितेश को 25 मई 2020 तक 954 दिनों की पैरोल मिली थी। 2020 में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वो 281 दिनों तक जेल से बाहर था। जिला पुलिस अधीक्षक दाहोद को ये जानकारी तब दी गई जब गुजरात सरकार बिल्किस बानो मामले में 14 साल की कैद के बाद मितेश चिमनलाल भट्ट सहित सभी दोषियों को रिहा करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। बिल्किस बानो केस में उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 आरोपियों में से 10 को सजा के दौरान औसतन 1176 दिनों के लिए पैरोल, फरलो, अस्थायी जमानत पर जेल से बाहर रह चुके थे। वहीं 11वें आरोपी बका भाई बहोनिया को 998 दिनों के लिए जेल से बाहर आने की छूट मिली थी। इन सभी आरोपियों को जेल में इनके अच्छे व्यवहार के लिए गुजरात सरकार ने इस साल 15 अगस्त को रिहा किया था। बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई के खिलाफ पत्रकार रेवती लॉल, प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, सुभाषिनी अली की याचिका के जवाब में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। बिल्किस मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए थे। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि की बेंच ने कहा, इस मामले में गुजरात सरकार की दलीलें तो बहुत भारी भरकम है, लेकिन इनमें फैक्ट्स की कमी है। इससे साफ है कि बीजेपी ने चुनाव के मद्देनजर इन आरोपियों को जेल से रिहा किया है। बिल्किस मामले को लेकर कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने पीएम मोदी की खामोशी पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार ने जिन गुनाहगारों को उनके अच्छे व्यवहार का हवाला देकर छोड़ दिया, उन्हीं गुनाहगारों का कच्चा चिट्ठा अब सामने आ गया है, जिस पर विपक्ष एक बार फिर हमलावर हो गया है। और सिर्फ बीजेपी सरकार ही नहीं, बल्कि पीएम मोदी भी विपक्ष के सीधे निशाने पर आ गए हैं। गुजरात सरकार ने जब से कोर्ट में अपना हलफनामा पेश किया है, पीएम की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं और अब तो पीएम अपने एक बयान पर ही घिर गए हैं। चुनाव से पहले पीएम मोदी एक बार फिर गुजरात पहुंच गए। इस बार भी वो राज्य में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं और बीजेपी इन योजनाओं के सहारे गुजरात विधानसभा चुनाव फतेह की कोशिश करेगी। गुजरात में विधानसभा चुनावों का ऐलान इसी महीने के अंत में होना है। चुनाव के ऐलान से पहले गुजरात पहुंचे पीएम मोदी ने आज गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने 8 साल के कार्यकाल की कई उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमारा देश पहले कबूतर छोड़ा करता था, आज चीता छोड़ने का सामर्थ्य रखता है। पीएम के इस बयान पर सवाल उठ रहे हैं। कबूतर शांति का संदेश देने के लिए छोड़े जाते हैं और अब पीएम मोदी के इस बयान को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम के बयान पर ट्वीट करते हुए सवाल किया और महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले, दरअसल ओवैसी का सवाल बिल्किस बानो को लेकर था, जिनके दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहाई दे दी। असदुद्दीन ओवैसी ने इससे पहले भी बिल्किस बानो और अंकिता केस पर बीजेपी सरकार को घेरा था। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम साहब कृपया बिल्किस बानो और अंकिता के परिवार से मिले, हो सकता है कि वो आपसे कुछ कहना चाहें। दरअसल बिल्किस बानो मामले के दोषियों की रिहाई के बाद से ही बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर किस आधार पर यह फैसला किया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और यहाँ भी गुजरात सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा है। गुजरात चुनावों में भी ये बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है, जिससे बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है और एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने उस मुद्दे को उठाकर बीजेपी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। ओवैसी ने पीएम को ही निशाने पर ले लिया। इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जवाब दाखिल ना करना संस्कृति मंत्रालय को भारी पड़ गया है।
कोर्ट ने सरकार को खूब खरी खोटी भी सुनाई, साथ ही एएसआई पर जुर्माना भी लगा दिया। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए जवाब दाखिल न करने पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 31 अक्टूबर तक की आखिरी मोहलत भी दी। दरअसल एएसआई के डायरेक्टर जनरल की तरफ से अदालत में व्यक्तिगत हलफनामा नहीं पेश किया गया, जिस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि हरजाना हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति में अगली सुनवाई तक जमा करना होगा। आपको बता दें, एएसआई के वकील की तरफ से महानिदेशक की बीमारी का हवाला दिया गया, जिस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि जानबूझकर मामले को टालने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि अगर एएसआई के महानिदेशक बीमार हैं, तो उनके बाद दूसरे नंबर के अधिकारी की तरफ से भी व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल किया जा सकता है। कोर्ट ने अब 31 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करने की मोहलत देते हुए 31 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई तय की है। दरअसल हाईकोर्ट में ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 अर्जियों पर सुनवाई चल रही है। इनमें से 3 अर्जियों पर 12 सितंबर को ही सुनवाई पूरी हो चुकी है। सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दाखिल 2 अर्जियों पर ही अब आगे सुनवाई होनी है। इनमें से एक अर्जी ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और दूसरी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल की गई है। आपको बता दें, मामले में हाईकोर्ट को मुख्य रूप से यही तय करना है कि वाराणसी की अदालत में 1991 में दाखिल किए गए मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं। लेकिन मामला लटकता जा रहा है, जिस पर आज कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की है और सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। ज्ञानवापी विवाद में अपनी लेट लतीफी के चलते सरकार घिर गई है। ऐसा ही कुछ हाल हुआ है हिमाचल में, जहां बीजेपी ने काफी सोच विचार के बाद पूरा समय लेकर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए थे, लेकिन अब सूची ने बीजेपी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। आखिर क्यों बढ़ी बीजेपी की मुश्किलें, देखेंगे रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलो का नारा देने वाली बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ चुकी है। बीजेपी ने हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए 62 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 5 महिलाओं को भी मौका दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनके खिलाफ कांग्रेस के चेतराम मैदान में हैं। अनिल शर्मा मंडी और सतपाल सिंह सती ऊना से चुनाव लड़ेंगे। राज्य में सिंगल फेज में 12 नवंबर को मतदान होगा। नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। बीजेपी की तरफ से जारी की गई 62 उम्मीदवारों की पहली सूची में हिमाचल प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे दिग्गज नेता प्रेम कुमार धूमल का नाम शामिल नहीं है। प्रेम कुमार धूमल के सुजानपुर या फिर हमीरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जब उम्मीदवारों की लिस्ट आई तो दोनों में से किसी भी सीट से धूमल को टिकट नहीं दिया गया। बीजेपी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित चौराहा सीट से हंसराज, भरमौर सीट से डॉक्टर जनक राज, चंबा सीट से इंदिरा कपूर और डलहौजी से डीएस ठाकुर को टिकट दिया है। सत्ता पर काबिज बीजेपी ने भटियाल सीट से विक्रम जरियाल, नूरपुर से रणवीर सिंह निक्का, इंदौर से रीता धीमान, फतेहपुर से राकेश पठानिया, जवाली से संजय गुलेरिया, जसवा प्रागपुर से विक्रम ठाकुर और जयसिंहपुर से रविंदर धीमान पर दांव लगाया है। सुलह से विपिन सिंह परमार, नगरोटा से अरुण कुमार मेहरा, कांगड़ा से पवन काजल, शाहपुर से सरवीण चौधरी, धर्मशाला से राकेश चौधरी, पालमपुर से त्रिलोक कपूर, बैजनाथ से मुलखराज प्रेमी और लाहौल स्पीति सीट से बीजेपी ने डॉक्टर रामलाल मारकंडिया पर दांव लगाया है। बीजेपी ने मनाली से गोविंद सिंह ठाकुर, बंजार से सुरेंद्र शौरी, अन्नी से लोकेंद्र कुमार, करसोग से दीपराज कपूर, सुंदरनगर से राकेश जम्बाल, नाचन से विनोद कुमार, दरंग से पूरन चंद ठाकुर, जोगिंदर नगर से प्रकाश राणा, धर्मपुर से रजत ठाकुर को टिकट दिया है। इसी तरह पार्टी ने बलौर से इंदर सिंह गांधी, सरका घाट से दिलीप ठाकुर, भोरन से अनिल धीमान, नादौन से विजय अग्निहोत्री, शिमला ग्रामीण से रवि मेहता, जुम्बल कोट खाई से चेतन बरगाटा, रोहणू से शशि बाला और किन्नौर से सूरत नेगी को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने 11 सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया है। इनमें जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार के एक मंत्री का नाम भी शामिल है। और बुलेटिन के आखिर में बात गिरते रुपए की। बढ़ती महंगाई को लेकर देश पहले ही मुश्किल में घिरा हुआ है और अब जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि महंगाई कम नहीं होने वाली है, क्योंकि देश का रुपया लगातार गिरता जा रहा है और आज तो ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड गिरावट के साथ बंद हुआ है। रुपए की ये गिरावट आम लोगों की जेब पर भारी पड़ने वाली है। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो रुपए की कमजोरी को देश के विकास से जोड़ देती थी, लेकिन जब से सत्ता में आई है तब से पार्टी की भाषा ही बदल गई। रुपए की कमजोरी दिखाई ही नहीं दे रही है। वित्त मंत्री तो दावा कर रही हैं कि रुपए कमजोर हुआ ही नहीं है, सिर्फ डॉलर मजबूत हुआ है। लेकिन डॉलर की मजबूती आम लोगों की जेब पर भारी पड़ने वाली है। आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की ऑल टाइम लो लेवल पर क्लोजिंग हुई। रुपए 61 पैसे की गिरावट के साथ 83 के पार पहुंच गया है। आज $1 का मूल्य 83 रुपए 1
पैसा हो गया। रुपए इसी स्तर पर आज बंद हुआ है। ये इतिहास में पहली बार है जब कारोबार के अंत में रुपया 83 के पार पहुंचा हो। रुपए की कमजोरी का असर जल्दी ही आम लोगों पर दिखना भी शुरू हो जाएगा। आम जरूरत की बहुत सी चीजें महंगी हो सकती हैं। विदेश से आने वाला सामान का पेमेंट डॉलर में ही किया जाता है और इन पर महंगाई का असर सबसे पहले दिखाई देगा। भारत 80% कच्चा तेल आयात करता है। कच्चा तेल महंगा होने से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी, जिससे माल ढुलाई महंगी हो जाएगी और असर खाने पीने से लेकर जरूरत की हर चीज पर दिखने लगेगा। लोगों का आना जाना भी महंगा हो जाएगा। 60% खाद्य तेल का भी हम आयात करते हैं। ऐसे में रुपए के कमजोर होने से खाद्य तेलों के दाम घरेलू बाजार में बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही दवा और इलेक्ट्रिक सामान भी महंगा हो सकता है। भारत जरूरी इलेक्ट्रिक सामान और मशीनरी समेत कई दवाओं का भी भारी मात्रा में आयात करता है। अधिकतर मोबाइल और गैजेट का आयात चीन, जापान, दक्षिण कोरिया सहित दूसरे पूर्वी एशिया देशों से होता है। रुपए की गिरावट का असर इन सामानों पर भी पड़ेगा। इंपोर्ट महंगा होगा तो आपको सामान लेने के लिए ज्यादा खर्च करना होगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।